संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर होगी अल्पकालिक चर्चा। चुनाव नतीजों के बाद 5 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। राजस्थान भाजपा के प्रभारी और अध्यक्ष ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। चक्रवात मेघजॉम के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज बारिश। चक्रवात के आज आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की संभावना। तीन दिन के भारत दौरे पर पहुंचे केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। कर्नाटक के विजयपुरा में गोदाम में हादसा। अनाज की बोरियां ढहने से 10 से ज्यादा मजदूर फंसे। 3 मजदूरों को निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिणी गजा में इजरायल के हमले तेज। रफा में हवाई हमले में 12 से अधिक की मौत। मलबे में नीचे बचे दबे मासूम। और खेल की खबरों में मलेशिया में आज से जूनियर हॉकी विश्व कप। आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। भारत जीत के साथ करना चाहेगा शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन होगा। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए रखेंगे। इन संशोधन विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होगा। साथ ही विस्थापित कश्मीरी समुदाय से 2 सदस्यों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित 1 सदस्य को उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान भी इसमें किया जा रहा है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से देश की आर्थिक स्थिति पर एक अल्पकालिक चर्चा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नई भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में कल राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधायक दल की बैठक को बुलाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच कल करीब 20 से अधिक विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बैठक में प्रतिपक्ष के नेता चयन का अधिकार कांग्रेस आलाकमान को सौंपने को लेकर प्रस्ताव पारित होगा। कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। प्रतिपक्ष के नेता पद के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नामों पर विचार किया जा रहा है।
मिजोरम में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। यहां विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट को मात देते हुए ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट ने स्पष्ट किया है कि बहुमत हासिल कर लिया है और आज पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान पार्टी नेता लाल दुहामो नवनिर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 40 सदस्यों की विधानसभा में पार्टी को 27 सीट मिली हैं। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने केवल 10 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा और 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। ZPM की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दुहामो बेहद खुश हुए। वो कहते हैं कि राज्य के लोग डर्टी पॉलिटिक्स से परेशान थे और बदलाव चाह रहे थे। You see, these youth are free from party politics. They can make their own choices because they have not been involved in dirty politics. So the youth of Mizoram, they are fed up with the existing system. They are fed up with the existing political system which their fathers or forefathers have been engaged with. So they want to set themselves free and try to establish a new system with a new leadership, with new principles. That is what the expectation that the youth are having. This government is violating all the laws. Most of the contracts, supplies, they are given under the restricted tender system, which is a direct violation of the rules. So I'm going to stop all kinds of restricted tenders. No single restricted tender should be given without my approval. This time, the number of voters of women are more than that of men. That is the participation of women, and my government is mainly formed by women. So we are grateful to them and we are committed to uplift their condition. और अब खबर चक्रवात मिगजॉम से जुड़ी हुई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान मिगजॉम में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार ये उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है और आज दोपहर तक इस तूफान के बापटला के पास नेलोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना दिख रही है। इस दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए NDRF की टीम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में काम में जुट गई है। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तटरक्षक बल, नौसेना के बचाव और राहत दल भी जहाज और विमान के साथ तैयार हैं। दरअसल इस तूफान के असर से चेन्नई और आसपास के इलाकों चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में रविवार से ही भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश और तूफान के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए भारतीय सेना ने मुगालिविक्कम और मणपक्कम इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाया। चक्रवात के कारण समुद्र तट से लगे 140 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में आज भी छुट्टी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मिगजॉम का असर 6 तारीख तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कारण 6 और 7 दिसंबर को बंगाल के कई जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली शामिल हैं। तूफान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में असर ज्यादा होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। साथ ही मछुआरों को 6 तारीख तक समुद्र में ना जाने का सुझाव दिया गया है। इन सब हालातों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगासामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की है और चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया है। अमित शाह ने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सभी जरूरी सहायता का आश्वासन दिया है। NDRF की पर्याप्त तैनाती पहले से ही की जा चुकी है। आगे की सहायता के लिए अतिरिक्त टीमें तैयार हैं। भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो आज
राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा। रूटो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। विलियम सामोई रूटो आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। रूटो के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। राष्ट्रपति विलियम सामोई की यह पहली भारत यात्रा है। सामोई 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज से 2 दिवसीय घाना की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान अजय भट्ट घाना की राजधानी अकरा में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालय बैठक में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र का शांति प्रचालन विभाग और घाना गणराज्य बैठक के मेजबान हैं। वहीं रक्षा राज्य मंत्री सदस्य देशों के भाग लेने वाले मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और रक्षा सहयोग मामलों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वे अकरा में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालय बैठक का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी के सामने आने वाली सुरक्षा और प्रचालन चुनौतियों पर ध्यान देना और विश्व भर में तैनात इन मिशनों के लिए समर्थन जुटाना है। सिख तीर्थयात्री श्री गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मोत्सव को मनाकर पाकिस्तान से वापस लौट आए हैं। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक पाकिस्तान में आयोजित जन्मोत्सव के कार्यक्रमों के समापन के बाद अटारी सीमा से ये तीर्थयात्री भारत वापस आए हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर सिख श्रद्धालु हर साल अपने धर्म स्थलों के दर्शन करने के लिए भारत से पाकिस्तान जाते हैं। यात्रा के दौरान पाकिस्तान में तीर्थयात्री डेरा साहिब, पंजा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। इस साल कार्यक्रम में भारत से करीब 3000 सिख तीर्थयात्री शामिल हुए। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी इन दिनों यात्रा जोर शोर से निकाली जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार और अशोकनगर में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाए गए, जिनमें काफी तादाद में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। सोमवार को राजधानी दिल्ली के मयूर विहार और अशोक नगर इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यात्रा के तहत इन जगहों पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कैंप लगाए गए, जहां लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दी गई। पब्लिक को जागरूक करना, पब्लिक के जो काम बैंकों में और ऑफिसों में नहीं हो पाते, यहाँ पे उनके जल्द से जल्द काम हो रहे सारे सर, और पब्लिक यहाँ पे खुश है। उत्साह यहाँ पे लोगों का अच्छा है सर, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में एक और जहां पीएम स्वनिधि स्कीम कैंप, आधार अपडेशन, पीएम उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड शिविर लगाए गए, वहीं स्वास्थ्य शिविर में टीबी, शुगर और बीपी की निःशुल्क जाँच भी की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से मोबाइल दंत चिकित्सा क्लिनिक भी लगाई गई। इस मौके पर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। जीरो बैलेंस अकाउंट, जनरल अकाउंट और लोगों को लोन्स की स्कीम जैसे स्वनिधि स्कीम्स है जो रेडी पटरी वालों के लिए है। रेडी पटरी वाले भी इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, आके अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा मुद्रा लोन है, हम लोगों को अवेयर करते हैं, उनकी जानकारी उनको देते हैं कि ये लोन कैसे लेना है, किस तरह लेना है, इसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी जो बैंक की सारी स्कीमें हैं वो लोगों को बता रहे हैं सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप में विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। जो भी अभी तक प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली है सारी फायदेमंद निकाली, आज तक किसी ने नहीं निकाली। ये प्रधानमंत्री ने सोचा
तो बहुत अच्छा सोचा कि किसी को भी लोन मिल जाए बिना ब्याज से और अपना काम कर सके और अपने को विकसित कर सके, देश को विकसित कर सके। तो बहुत अच्छी योजना है। मैं तो कहता हूँ इस तरह की योजना चलती रहनी चाहिए, जिससे बंदा अपना विकसित कोई छोटा मोटा धंधा कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे। एक ही जगह पे हम लोग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आधार में अपडेट वगैरह करवा सकते हैं, प्लस यहाँ कुछ टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है, उनका भी लाभ ले सकते हैं, प्लस जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन योजनाओं का हम लोग लाभ ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पहल है गवर्नमेंट का। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से पहल जारी रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का फायदा सभी नागरिकों तक पहुंचाना है, ताकि अंत्योदय के विकास का सपना साकार हो सके। राजधानी दिल्ली में यह यात्रा सभी 11 जिलों से गुजरेगी और 600 से अधिक स्थानों को कवर करेगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। ये बदले भारत की कहानी है, ये विकसित भारत की यात्रा है, ये केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की कहानी है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की ये उम्मीदों की कहानी है। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 15,000 शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। कितना बदला है भारत, कैसी बदली है तस्वीर और आम लोगों की जिंदगी। मेरी कहानी मेरी ज़बानी। पीएम स्वनिधि योजना की तरफ से मुझे लोन भी मिला हुआ है। काफी पहले जो काम व्यापार वगैरह करते थे दिक्कत परेशानी होती, पैसा किसी से ले रहे हैं मांग रहे हैं तो उसमें बढ़ाकर पैसा देना पड़ता था। ये योजना जब पता हमें लगी तो डूडा विभाग में जाकर जानकारी ली, तो इसमें हमें 10,000 रुपये का लोन दिलाया गया बिना सिक्योरिटी के, कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद 20,000 का, इसके बाद 50,000 रुपये का ये हमें लोन मिला। इससे हमें फायदा भी हुआ, व्यापार भी बढ़ा। डूडा ऑफिस के जरिए हमें पता चला कि सरकार की योजना चल रही है स्वयं सहायता समूह। फिर मैं डूडा ऑफिस गई, वहाँ के जरिए मुझे पता चला कि 10 लेडीजों का हमें अपना समूह बनाना है। फिर मैंने 10 लेडीजों को इकट्ठा किया, मैंने अपना समूह बनाया और बनाने के बाद हमारे खाता खुला, खाते में 10,000 रुपये आए, वे हमने उठाए। उठाने के बाद हमने अपना कार्य शुरू किया। हम पापड़, कचरी और अचार और साथ में हमने जवों का भी अपना बिजनेस शुरू किया है, जो हम शहर में पूरे शहर में सप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। बाकी तो अभी अपनी मोहल्ले में थोड़ी घनी दूरी दे रहे हैं, पर हम बहुत उत्सुक है ताकि हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। और मैं करूंगी क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने मुझे इतना अच्छा जरिया हमें दिया है बाहर निकलने का, अपने ऊपर निर्भर होने का। और हम सारी गृहिणी जितनी भी 10 की 10 जुड़ी हुई हैं, सब बहुत अच्छे से मेरे साथ कार्य कर रही हैं, जिसमें मैं अपने दिल से मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें इतना कुछ आगे बढ़ने का जरिया दिया। लोगों को फ़ायदा मिलता है क्योंकि हमें भी हमने अप्लाई किया पर साल हार्टिकल्चर वालों को, हमें मिला है टैंकी बाग के लिए और पिक हाउस है, और उसमें मैंने फ़ायदा उठाया। ये अच्छी स्कीम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, कागज चिपकता ही नहीं है। इस वक्त अफसर यहाँ रह रहे हैं, उनको पता चल रही है कि कौन कौन का पीछे रहा है, कौन सा कागज नहीं बन रहा है। इससे बहुत अच्छा है यह कि प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। ऑफिसर जब आ रहे हैं तो वो सबके सुनेंगे क्या बात है, क्योंकि इससे हमें मशीनरी मिले ज़मींदारी करने के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस डिपार्टमेंट के, और आगे जो ऑफिसर पर ऊपर बैठे हैं उनको बहुत शुक्रगुजार हैं हमें कि हमें ये कैसे लोन मिलता है, इससे आपको फ़ायदा है। पहले मेरा मकान कच्चा था, बारिश होती थी, बहुत टपकता था, बच्चे परेशान रहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे। फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूँ भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं, गैस सिलेंडर मिला है। मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। पहले चूल्हे से बनाती थी, कंडा कहीं से लाती थी, नकड़ियाँ भी लाती थी।
अब तुरंत खाना बन जाता है गैस से। मुझे 15 किस्तें पूरी मिल गई सम्मान निधि की। उनसे अपने खाद बीज भी लेते हैं और बच्चों की सहायता भी करते हैं और कृषि विभाग से खाद बीज भी मिलता है छूट से, और ये जो योजनाएं चल रही हैं इससे सब जानकारी मिलती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के कई पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करहर बारी में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह दिखा और लाभार्थियों ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। आइए आपको सुनाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के करहर बारी में वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान लाभुकों ने केंद्र की योजनाओं से जीवन में आ रही बदलाव की कहानियां सुनाई। किसान नागेंद्र, सूरज और कैलाश ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। अब वे महाजनों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। नहीं होता था, बहुत दिक्कत होता था। ये 2000 मोदी जी का स्कीम है जो साल में 6000 रुपया देता है। वो 6000 से अच्छी से खेती कर पाते हैं और किसी बिचौलिए के पास जाना नहीं पड़ता है। आज अपने आप में किसान आत्मनिर्भर है और अच्छे से खेती बाड़ी कर। किसानों के लिए वरदान है। पहले हम लोगों को बीज लेने के लिए सूद पर पैसा उठाना पड़ता था, लेकिन ये सालाना जो 6000 दे रहा है किसान, उससे हम लोग खुद से मतलब बीज लेके खेती आराम। किसानों की तरह गृहिणियों की भी हर रोज की जद्दोजहद केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से खत्म हुई है। लाभुकों ने बताया कि कैसे पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला, गरीब कल्याण अन्न योजना और घर घर शौचालय बनने से उनकी परेशानी दूर हुई है। दिक्कत होता है पहले, अब सरकार राशन कार्ड बनवा दी है। हर आदमी का पीछे 5 किलो मिलता है, बहुत अच्छा है। खाने पीने में सुविधा है, सरकार का धन्यवाद। दिक्कत बहुत हो गई। अब मोदी जी जब दिए गए तब से कोई दिक्कत ना, टाइम से खाना बने, बाल बच्चा ठीक किया। मेरा छोटा छोटा बच्चा था, रहने में पूरा दिक्कत हो रहा था। हम कॉलोनी दिलवाए, शौचालय भी दिलवाए, राशन कार्ड भी बनवा दिए, राशन हम उठा रहे, लाभ ले रहे। लगातार एलईडी वैन के जरिए पंचायतों में लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि छूटे हुए लोग भी प्रेरित होकर इसका फायदा उठा सकें। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। भारत मंडपम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014 से पहले जहां केवल 50 बायोटेक स्टार्टअप हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 6000 को पार कर गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी बायो इकोनॉमी ने पिछले 8 से 10 वर्षों में 13 गुना वृद्धि की है। भारत को अब दुनिया की पहली कुछेक बायो इकोनॉमी में गिना जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बहुत सारे इस तरह से रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे लिबरलाइज हुआ है हमारा साइंस सेक्टर, चाहे वो अंतरिक्ष का विभाग था चाहे दूसरे विभाग थे, उसके चलते ये परिणाम है कि जहां 2014 से पहले मात्र 50 बायोटेक स्टार्टअप हुआ करते थे देश में, आज उसकी संख्या बढ़कर के 6000 तक हो गई है और हम दुनिया की पहली कुछ एक बायो इकोनॉमीज़ में उनको गिना जा रहा है। पिछले 8-10 वर्ष में लगभग 13 गुना वृद्धि, 13 गुना इजाफा हुआ है भारत की बायो इकोनॉमी में। लगभग $10 बिलियन से बढ़कर के $130 बिलियन और बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया भारत को एक इमर्जिंग ग्लोबल हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की थीम बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग रखी गई है।
6 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत मंडपम के साथ ही हॉल नंबर 14 में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जैव प्रौद्योगिकी संबंधित बहुत से उत्पाद और स्टार्टअप भी देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत को अब दुनिया के शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी स्थलों में शुमार किया जा रहा है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल ने दक्षिण गजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिण गजा के रफा में इजरायली सेना के हमले में एक बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। इस बिल्डिंग में मौजूद बच्चे मलबे में दब गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इजराइल के हमले में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं। इमारत के मलबे के नीचे कई मृतक अभी भी दबे हुए हैं। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी विश्व कप में आज अपने अभियान की शुरुआत कोरिया के खिलाफ करेगा। यह विश्व कप मलेशिया में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की नज़र जीत के साथ आगाज करने पर होगी। भारतीय टीम ग्रुप सी में है। मौजूदा भारत ने इस साल की शुरुआत में ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता था। भारतीय टीम प्रतियोगिता में गुरुवार को स्पेन के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, जबकि 9 दिसंबर को कनाडा के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। मौजूदा चैंपियन और विश्व नंबर 1 अर्जेंटीना पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में शामिल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और कृतिका के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का